अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोई शोर नहीं मचा, ना नारेबाजी हुई, ना ही ईवान में बजट की कॉपियाँ फाड़ी गईं। बड़े सुकून से खामोशी से आज इत्तेहादी हुकूमत ने माली साल 2022-23 के लिए 95 खरब रुपए का बजट पेश किया है। अगरचे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत पर खूब गरजे बरसे, बड़ी उन्होंने तनकीद की, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। बजट में मुश्किल फ़ैसलों को गुज़श्ता हुकूमत के 4.25 साल की न तजुर्बाकारी का वो नतीजा करार देते रहे और उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने 4.25 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज़ लिया, जो 71 साल की हुकूमतों के मजमूई कर्ज़ का 80% बनता है। नाज़रीन, आइंदा माली साल का बजट और आवाम के लिए रिलीफ और टैक्सेस की भरमार की तफसील कुछ ऐसे है। 9,502 अरब रुपए के बजट में तकरीबन आधा खसारा है, यानी 4,598 अरब रुपए मुल्क के मजमूई खर्चों में कम पड़ेंगे। आइंदा साल आवाम से 9,502 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, यानी इसके लिए नए टैक्सेस लगाना होंगे या फिर नए टैक्स दहिंदा बनाना होंगे। लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा। फिर भी यह हदफ हासिल हो जाए तो इसे कामयाबी माना जाता है। कर्ज़ों की अदायगी सबसे पहले है, जिसके लिए 3,144 अरब रुपए रखे गए हैं। साथ ही लगभग इतना ही सूद, यानी 3,950 अरब रुपए हमें सूद की मद में भी अदा करने हैं। मुल्की दिफा पर 1,523 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें पिछले साल की निस्बत कुछ ज़्यादा इजाफा तो नहीं किया गया। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए रखे गए हैं। सब्सिडीज़ यानी हुकूमत की तरफ से मिलने वाला जो रिलीफ होता है, उसमें से 1,500 अरब रुपए से कम करके 699 अरब रुपए सब्सिडीज़ कर दी गई हैं, यानी हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ मिलना है। ये नाज़रीन, यही वो नुक्ता है जहां महंगाई का जो डायरेक्ट फैसला होता है, यानी पेट्रोल और बिजली जितने में पड़ती है या खर्चा आता है, इस पे सरकार अपनी तरफ से जो बोझ बर्दाश्त करता है, इसे अब आधा कर दिया गया है। पहले सब्सिडीज ज़्यादा थी, अब कम कर दी गई हैं। समझ तो आप गए ही होंगे। आगे हम चलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर। इस प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपए का बजट रखा गया है। 1 करोड़ तलबा को बेनज़ीर स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, जबकि तालीम के लिए 109 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। जिनकी माहाना इनकम 1 लाख रुपए तक है, वो तो कोई टैक्स नहीं देगा, और 1 लाख से जो ज़्यादा कमाता है उन लोगों के लिए उनकी इनकम के मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। जबकि 40,000 से कम माहाना आमदनी वालों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया और पेंशनर्स के लिए 5% इजाफे की खुशखबरी भी है। एक हद से ज़्यादा गैर मनकूला जायदाद रखने वालों पर टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया है। जिस जायदाद की मलकियत 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी, इस पर फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर फ़र्जी आमदन या किराया तस्वुर करते हुए अब टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की शरह 1% होगी, जबकि एक ज़ाती रिहायशी घर पर टैक्स से छूट होगी। गैर मनकूला जायदाद 1 साल तक रखने पर 15% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी पर 2% टैक्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 5% करने की तजवीज़ दी गई है। फिर जिन अफराद या कंपनीज़ की सालाना आमदन 30 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा है, इस पर भी 2% टैक्स लगाया जाएगा। लग्जरी गाड़ियाँ या 1600 सीसी से ज़्यादा पावर वाली गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। अगर कोई नॉन फाइलर 1600 सीसी गाड़ी ख़रीदता है तो टैक्स की शरह 100% से बढ़ाकर 200% कर दी जाएगी। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स के ज़रिए पाकिस्तान से जो रकम बाहर भेजते हैं और वो फाइलर्स हैं, उनके लिए 1%, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 2% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। ट्रैक्टर्स, ज़रूरी आलात, गंदम, मकई, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स ये वापस लेने की तजवीज़ इस बजट में दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है, सोलर पैनल की दरामद और मकामी सप्लाई पर सेल टैक्स को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। और फिर जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनको सोलर पैनल की ख़रीदारी के लिए बैंकों से आसान इक़सात पर कर्जे भी दिए जाएंगे। फिर बिजली की सब्सिडी की मद में 570 अरब
पेट्रोलियम बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, ये बजट में रखे गए हैं। जबकि इंडस्ट्रियल जोन के लोड शेडिंग ज़ीरो करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों यानी फार्मास्यूटिकल के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया है और ज़रई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने के ऐलान के साथ साथ आबपाशी, काश्तकारी और फसलों की कटाई की सनतों के लिए भी ये टैक्स छूट का फैसला किया गया है। बजट में बलूचिस्तान के जो पसमानदा अजला हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है और गवादर के नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। फिर यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख नौजवानों को रोज़गार भी दिया जाएगा। कारोबार करने के लिए नौजवानों को फ़ीकस 5 लाख रुपए तक बिला सूद बग़ैर इंटरेस्ट के ये कर्जे दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जिस वक्त मुल्क में सियासी बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक बड़े चैलेंज में ये बजट पेश किया गया है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर डेड लेवल पर हैं। IMF से कर्ज़ के लिए इनकी मुश्किल शराइत भी मानना पड़ रही हैं। पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, बल्कि हो चुका है, नवीद है कि और महंगा होगा। सरकारी रियायतें यानी सब्सिडीज़ ख़त्म करने की शर्त है, ये IMF की शर्त है, जबकि टैक्सेस लगाने का दबाव भी अपनी जगह पर बरकरार है। अब इन सब शराइत को मानने से 3 नताइज निकलेंगे। पहला महंगाई, दूसरा महंगाई और तीसरा भी महंगाई, चाहे इसके लिए इस बजट के बाद मिनी बजट ही क्यों ना लाने पड़े। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब आपका। आरिफ साहब, जब आपने ये बजट देखा, नंबर्स देखे, आदाद शुमार देखा, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे अगर पहले मैं अगर आपसे ये पूछ पाऊँ कि आपको इस बजट में नेगेटिव चीज़ क्या लगी, वो क्या है, वो बताइए। देखिए, आई थिंक उन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो है वो टैक्स लगाया है, उससे ज़रा ये है कि हम इन्वेस्टमेंट के एरिया में जो है इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे रीजन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत थी, ये वाकई ज़रूरत है। बिल्कुल, ये साल जिस तरह आपने अपनी सारे इब्तिदाई में बड़े तफसील से जो है जिक्र किया, ये साल मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ गवर्नमेंट से मांगने का नहीं है। ये साल जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करने का है। तो तमाम लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो जो है वो कंट्रीब्यूट करें ताकि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो मजबूत हों। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बहुत वीक हैं। जैसे हम बात करते हैं ना गरीबों की, कि गरीबों के हालात बहुत ख़राब हैं, तो आई थिंक उतने ही उससे ज़्यादा हुकूमत के हालात ख़राब हैं। तो जाहिर है आप खसारा ही देख ले, 4,598 अरब रुपए का खसारा है जो इस बजट में आपने पूरा करना है। जी, और ये कर्जे से करना है, ये हम और आप ही उसको देंगे, हमारे आने वाली नस्लें उसको पे करेंगी। तो अगर हम इतना बड़ा जो है डेफिसिट करके और वो कर्जे से पूरा करेंगे, जबकि हम जो है वो ऑलरेडी कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो जिस जगह पे उन्होंने ये टैक्सेस लगाए हैं, ये पहले से ही मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को आप देखें ना, बैलेंस भी किया गया है। जैसे सोलर पैनल हैं, उस पर आप टैक्स ख़त्म कर रहे हैं। आप देखें बिजली कितनी महंगी हो रही है, तो दूसरे अगर तरीके अडॉप्ट कर रही है ये हुकूमत, तो ये तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये एक जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जो ये किया गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको रियायत देने की जो है वो उसमें जो है इंटेंशन नज़र आती है। और ये जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल की जो है वो उसको तो बहुत वार फुटिंग पे इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने घरों पर, दुकानों पे, ऑफिसेस पे ये सोलर पैनल लगाएं। लेकिन एक और चीज़ आपको प्रैक्टिकल लगती है कि 200 यूनिट, आप ये जो कर्जों वाली बात है सोलर पैनल पर, ये उनके लिए होगा जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो 200 यूनिट तो
एक मतवसत और बिल्कुल एक गरीब घराना वही 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो ज़ाहिर है उनको तो खाने पीने की अपने 3 वक्त की रोटी की पड़ी होती है, बच्चों की फीसें देनी है। तो ये आपको ये कैसी अट्रैक्शन लगी? वो बेचारा अपने बच्चों की फीसें पूरी करे, 3 टाइम का राशन डाले, महीने के बिल दे, या सोलर लगवाए, या सोलर की अगर लगवा लेते हैं उसकी किस्तें दें हर महीने? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 200 यूनिट से बढ़ा के 500 यूनिट कर देना चाहिए। लेकिन ये जो आपने कहा कि वो अपने बच्चों की फीस दे या बिजली का बिल दे, आई थिंक ये अगर सोलर लगाएगा तो उसका खर्चा कम हो जाएगा। उसका इस वक्त जो है वो बिजली तो ग्रिड से बहुत महंगी मिलती है, अगर सोलर लगाएगा तो उसको जो है वो फ्री मिल रही होगी, बल्कि रिवर्स मीटरिंग से कुछ पैसे उसको जो है मिल रहे होंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन ये फिर आपको शरह बढ़ा देनी चाहिए ना, 200% से बढ़ाकर, जैसे आप कह रहे हैं 500-700 यूनिट कर देनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये आई थिंक उनको मशवरा देंगे कि ये इसको बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई पैनल नहीं लगाता तो वो पाकिस्तानी नहीं है। इस वक्त हमारे कौमी ज़रूरत है। कौमी ज़रूरत यह है कि हम क्यों ये बिजली बनाने के लिए फ्यूल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करें, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ ऐसा वेदर दिया है कि हम जो है ये सोलर पैनल से अपनी काफ़ी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो सोलर पैनल लगाएं, और जो भी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बहुत जल्दी लगा लें। जो नहीं कर सकते, ये जो गवर्नमेंट ने मराद दी है और इसको हम कहेंगे कि इसको और बढ़ाया जाए और उसको हासिल करें। बल्कि मैंने तो अपने लोगों को ये कहा है कि भाई किसी की मदद अगर करनी है तो आप पैसों की दूसरी मदद न करें, इनको सोलर पैनल दिला दें। सोलर पैनल दिलाने की मदद करें, उनको जो है बहुत ही आसान अकसात पर जो है वो कर्जा दें, उसका इंटरेस्ट फ्री कर्जा दें, ताकि वो अपनी इस मुश्किल को आसान करें। और इसमें काफ़ी मुसलसल सेविंग भी है उस इंडिविजुअल के लिए। और सिर्फ इसमें आम आदमी का फ़ायदा नहीं है, हमें और आपको ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इससे हुकूमत को भी बहुत रिलीफ मिलेगा। ज़ाहिर है जो आपके सर्कुलर डेट है, आपको इतनी महंगी बिजली ख़रीदनी पड़ती है आवाम को देने के लिए, फिर आपके गर्दिशी कर्जे बढ़ते हैं, फिर आपका खसारा बढ़ता है। इससे सिर्फ आवाम को फ़ायदा नहीं मिलेगा, सोलर पैनल लगवाने से जो हुकूमत के पावर सेक्टर के अखराजात हैं वो भी काम होंगे। बिल्कुल, आवाम को भी फ़ायदा होगा और हमारी कौम को भी फ़ायदा होगा, हमारी नेशन को फ़ायदा होगा। और हम ये बोझ से जो है, हमारा बोझ की कमी जो है इसके ज़रिए हासिल हो सकेगी, बोझ को कम करने में मदद हासिल होगी। तो इसमें तो आई थिंक आप मीडिया भी जो है लोगों की एजुकेट करें, आप अपने प्रोग्राम में रखें कि रोज़ाना प्रोग्राम में 2-3 मिनट आप इस पे बात करें और लोगों को जो है इनकरेज करें कि वो सोलर पैनल जो है वो अपने घरों में, दुकानों में, ऑफिसेज में लगाएं। सही। अच्छा आरिफ साहब, ये जो इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया गया जिसमें जीडीपी की शरह 6% रिकॉर्ड की गई, विच इज़ गुड, जबकि जो टारगेट था वो 4.8% मुकर्रर किया गया था। जब टारगेट से ज़्यादा आप अचीव कर लेते हैं, एक तो आपने टारगेट हासिल कर लिया, दूसरा आपने माली तौर पर भी जो है ना वो फ़वाइद हासिल किए, तो हम तो अपनी जो मईशत है उसका पिछले 3.5 सालों से रोना रो रहे हैं, स्पेशली पिछले 1 साल से, और फिर उससे बढ़कर जब से ये हुकूमत बदली है कि पिछली हुकूमत तो मईशत को ख़राब करके चली गई। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक तो लगता है कि आपने अपने बहुत से टारगेट्स अचीव किए हैं। जी, आई थिंक जो नंबर्स हैं वो बताते हैं, दो नंबर्स के अलावा बाकी नंबर जो है वो उसमें टारगेट अचीव हुए हैं। एक हमारा इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो अचीव जो है वो नहीं हो सका है, और हमारा जो है इन्वेस्टमेंट का भी नहीं हो सका। बजट डेफिसिट जो है उसका भी जो है वो हासिल नहीं हो सका है। ये 2 चीज़ें जो हैं नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेवेन्यू का, ग्रोथ का, आपके जो रेमिटेंसेस का, एक्सपोर्ट का, ये और इंपोर्ट हमारी बढ़ गई है, इंपोर्ट भी जो है वो एक्सीड कर गई है। तीसरा वो एरिया है कि जहाँ हमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ है और उसकी वजह से ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, और उसकी वजह से फिर हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आ गया और रुपए की वैल्यू भी जो है वो कम हो गई। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ बिजनेसमैन, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मौशियात मुज़म्मिल असलम साहब सबका तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा, उनकी मौशी टीम का हिस्सा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपका। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि
वैसे तो जो साबका हुकूमत होती है, अगली नई आने वाली हुकूमत जब बजट पेश करती है, उन्हें कुछ भी उस बजट में आवाम के लिए नज़र नहीं आता सिवाय तनकीद के। वो कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। क्या आपको इस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र आया? देखिए, बात ये है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बजट से पहले मिनी बजट आया और अब जो है बजट के बाद जो है ना फिर मिनी बजट आ जाएगा 2 से 3 महीने में। अच्छा। अब मैंने क्यों बोला कि बजट से पहले मिनी बजट आया है, आपके सामने पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ी, गैस की कीमतों का ऐलान हुआ, फिर इसके अलावा बिजली की कीमतें जो है उसका ऐलान हुआ और उसके अलावा भी जो है ये इक़दामात ले रहे थे। अब आज बजट में मिफ्ता इस्माइल साहब की तकरीर थी, जो उस तकरीर में ही एक शिकस्त का आंसर था। शिकस्त क्या थी कि वो इस दावे से आए थे कि वो हमसे अच्छी हुक्मरानी करेंगे और अवाम को अच्छी माशी सूरत हाल देंगे। उन्होंने आज पहली चीज जो है इकरार किया कि हमारी जो शरह नमू GDP जो है 5% रहेगी, हम 6% पे छोड़ के गए। अच्छा, वो 5% भी मजबूरी में दिखाना पड़ गई, क्योंकि अगर वो 5% तो असल हकीकत नहीं है, 3 आनी है, 2.5 से 3। अगर वो 2.5 से 3 का ऐलान कर देते तो वो जो है एक शोर कोराम मच जाता। फिर उसके बाद जो है औसत महंगाई, जो ये महंगाई मार्च का नाम लेकर आए थे, इन्होंने उसको भी 11.5% दिखाया। आज की तारीख में जो है, आज की तारीख जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 24% जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर शाया किया है इस हफ्ते की महंगाई रही है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में। तो वो एक खुद ब खुद जो है, एक मैं बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने खुद शिकस्त का इतराफ़ किया। फिर वो कहते थे कि तारीख का सबसे बड़ा बजट खसारा PTI हुकूमत ने किया और तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया और उस पर सूद की अदायगी। हमने पिछले साल सूद की अदायगी की 3,100 अरब रुपए, जो ये साल खत्म हो रहा है, और इन्होंने जो आज ऐलान किए उसमें 4,400 अरब रुपए। हाँ। जो टैक्स कलेक्शन का जो 7,000 अरब रुपए है, उसका है 57%, यानी कि जितना पूरा पाकिस्तान टैक्स देगा उसका 57% सूद और कर्जे की अदायगी में उतर जाएगा। फिर तो ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली कैसे? ये आप देख लेना कि 4% इनके 8 हफ्तों में जो है वो बढ़ा शरह सूद, और वो 4% से सिर्फ 1,000 अरब का फर्क पड़ जाएगा। तो ये इनकी नाअहली हो गई ना जब इन्होंने 4,000 अरब बढ़ाया। फिर देखें, हमारा चौथा साल था, हमने जो हमारे टैक्स जो है कलेक्शन, हमने इस साल जो हमारा आखिरी जो साल था, सिर्फ इस साल 1,400 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा किया उससे पिछले साल के मुकाबले में। मैं समझ रहा था कि ये आएंगे, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी वो परफॉर्मेंस कहते हैं। मैं समझ रहा था कि अगर हमने 1,400 अरब इस साल जमा किए तो ये अगले साल 1,700-1,800 अरब करेंगे जमा। आपको हैरत होगी सुन के कि ये सिर्फ 900 अरब रुपए इजाफी टैक्स का तखमीना इन्होंने रखा है। फिर उसके बाद 3.5 साल में कहीं PTI से आपको ये शिकायत नहीं मिली होगी कि किसी चीज की शरह टैक्स की बढ़ी हो, यानी कि अगर 17% थी तो 17% रही, ये तमाम चीजें। आज इन्होंने सिर्फ 600 आइटम्स में जो है रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी है, और सबसे जो बड़ी जो आपके लिए झटके की खसारे, वो कहते हैं कि अगर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो ये खसारे की मद में पैसे हम कहाँ से पूरे करेंगे, अखराजात हम कहाँ से पूरे करेंगे? टैक्स हम देखें, हम भी तो टैक्स बढ़ा, मैं बता रहा हूँ कि हमने बगैर टैक्स बढ़ाए 1,400 अरब कर लिए थे, तो ये टैक्स बढ़ा के जो है 900 अरब कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बात है ना। हमने कोई टैक्स की शरह नहीं बढ़ाई थी, मैं यही तो बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि 2 अहम बातें, इन्होंने खाद पे जो है सेल्स टैक्स 2% से 10% कर दिया है। अब आप मजीद खाने पीने की महंगाई देखेंगी मुल्क में। और दूसरी चीज जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें 750 अरब रुपए ये जो है अगले साल लगाएंगे अवाम पे, यानी अवाम के ऊपर टैक्सेस के ऊपर 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लेंगे, जो ऑलरेडी। लेकिन एक देखा जाए तो निचले तबके को रिलीफ दिया है, जैसे कोई 1 लाख रुपए से कम कमाता है सालाना, उसके लिए आप टैक्स नहीं देंगे। 6 लाख से तक कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर जो सालाना कमाता है उस पर टैक्स रखा गया है। सोलर पैनल पर उन्होंने टैक्स खत्म कर दिया गया है। फिर 200 यूनिट जो इस्तेमाल करता है उसको आप आसान कर्जों पर जो है ना वो आसान अकसात पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। बात तो आवाम को रिलीफ देने की कुछ चीजें तो हैं इस बजट में। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा कि जो है 1 लाख आमदनी तक वालों की जो है टैक्स की छूट दे दी है, आपने निकाला है कि कितना उसकी टैक्स की बचत होगी उसको? तो बात यह है ना कि महंगाई आप कितनी पास ऑन कर रहे हैं और क्या आप वसूल क्या कर रहे हैं सामने से। दूसरी बात आपने सोलर पैनल की,
पाकिस्तान में मेरे जैसा आदमी जिसके पास अच्छी खासी जिसे कहते हैं आमदनी थी, मेरे पास असासे थे, मुझे लोन नहीं देते, जब घुसते हैं अंदर पैसे नहीं देते। सोलर पैनल पे लोन, आप मुझे बताइएगा कितने लोगों को सोलर पैनल पे लोन आपके जानने वाले कोई 50,000 60,000 वाली आमदनी को जो है बैंक देगा। फिर तीसरी बात आपने की कि सोलर पैनल पे सेल्स टैक्स हटा दिए। ये तो जब मिनी बजट दिया था पिछला, तो ये इन्होंने कहा था कि हम तो IMF से प्रोग्राम खत्म कर देंगे, जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल है वो खत्म कर देंगे, ये जो दवाओं पे इन्होंने सेल्स टैक्स उसके खाम माल पे लगाया हम उसको खत्म कर देंगे, जो इन्होंने बेकरी ये तो आपको भी पता है कि ये यहाँ पर बजट भी बनते हैं वो भी IMF की शराइत के मुताबिक बनते हैं। अगर तनख्वाहें भी बढ़ती हैं तो वो IMF की मर्जी के बगैर नहीं बढ़ती हैं, टैक्सेस भी नए लगते हैं तो वो IMF की मर्जी के बगैर नहीं लगते हैं। तो ये बातें क्यों करते थे ऐसी? हम तो ये ऐसी बातें नहीं करते थे, ये बातें करते थे। IMF ने हमें नवंबर में, मैंने आपके साथ प्रोग्राम भी किया था, 5 रुपए बिजली का मांगा था। हाँ। उसमें 2.5 उस वक्त बढ़ाए तो हमने कहा था 2.5 जुलाई में बढ़ाएंगे। इन्होंने उस 2.5 की जगह 8 रुपए पे एग्री कर लिया और उसके ऊपर टैक्सेस की इशारा लगा ले तो 11 रुपए यूनिट, मतलब एक झटके में 40-45% बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, एक झटके में 40% पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। कहाँ जाएगी अवाम? और आमदनी दिखाने लेकिन पेट्रोल तो आप लोगों ने भी बढ़ाना था ना। आप लोगों ने जब 10 रुपए कम किए थे तो आप लोगों ने कहा था कि रिलीफ मई जून तक है, उसके बाद तो अल्टीमेटली आपको भी बढ़ानी पड़नी थी। आप 40 रुपए इकट्ठे नहीं बढ़ाते, 15-10 रुपए करके बढ़ा देते, अल्टीमेटली बढ़ाने तो आपको भी थे मुजामिल साहब। आप जो है वो उनका गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रही हैं? मैं गुस्सा नहीं निकाल रही, मैं तो वो बात कर रही हूँ जो आप लोग कर चुके हैं। मैं आपको एक हकीकत पसंदाना बात बता देता हूँ, शायद आपको नॉलेज में जरूर होगी, लेकिन मैं एक आपके जो सुनने वाले हैं उनकी शायद नॉलेज में डाल दूं। 15 अप्रैल को हमारी जब हुकूमत खत्म हुए हुए 1 हफ्ता हो गया था, पहली दफा शहबाज शरीफ के पास जब समरी गई थी पेट्रोल की, ओगरा की, तो उसने बताया था कि 24 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल पे सब्सिडी है, और इन्होंने अब तक 60 रुपए बढ़ा दिए। तो 24, चले हमने गुनाह कर दिया, आप लोगों को सस्ता पेट्रोल देके माफ कर दें, हमें 24 क्या 40 ले लेने चाहिए थे, आप लोगों को बहुत बुरा लगा। लेकिन इनसे तो पूछेंगे 24 उनकी थी, 36 आपकी भी तो खाते की है, आप क्यों नहीं सच बोलते लोगों को? बहुत शुक्रिया असलम साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर टैक्स उमूर इशफाक यूसुफ तोला साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक साहब, तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, उसके बावजूद उन्होंने हदफ कम रखा है। आप क्या कहेंगे कि नए टैक्सेस लगाना ज़रूरी है या मौजूदा जो टैक्सेस हैं उसमें टैक्स नेट को बढ़ाना ज़रूरी है, लोगों को उस टैक्स में नेट में लाना ज़रूरी है, बजाय कि आप इसमें नए टैक्स लगाते जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी ये बताएं कि क्या वो तारीफ करेंगे कि ये नए टैक्स लगाएंगे और नहीं लगाएंगे? तो उनसे तारीफ तो हम मेरा ख्याल है किसी सूरत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना ऑपोजिशन से। तो और यही अगर मुस्लिम लीग नून होती, PTI बनाती, तो वो भी यही कह रहे होते। तो मकसद ये है कि टैक्सेस नए बिलाशुबा लगे हैं, और जो आपके पास इस वक्त फिस्कल स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं है ना। आप अगर देखें इतना पहाड़ जितना हदफ है आपका 7,004 अरब रुपए, तो ये 7,004 अरब रुपए का एक टारगेट मेरा ख्याल है कोई 9.5% ऑफ GDP, इतना आसान हदफ नहीं होगा। मसला ये है आपके पास कि आपकी मईशत श्रिंक हो चुकी है और आपका अफराद दर काफ़ी आगे हो चुका है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं और नए टैक्सेस अब आप जब लगाते हैं, तो नए टैक्सेस लगाना इतना आसान नहीं होता कभी भी, और हमारे यहाँ विल पावर है ही नहीं। अब आप नए टैक्सेस लगाने की मुझसे बात कर रही हैं, और अगर आप देखेंगी ज़राअत के शोबे को देखें, 23% हमारा ज़राअत का शोबा है, और ज़राअत का शोबा अगर आप देखें पिछले साल 1100 अरब रुपए इनको ज़्यादा मिले हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ। जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो गया, और अगर फर्ज करें आप और मैं अगर सैलरी ज़्यादा लेते या बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा करते या कंपनियां ज़्यादा कमाती, या जो कोई FBR के या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मातहत अगर आता और उसकी असेसमेंट होती, तो वो कम से कम 20% टैक्स देता। अगर 20% टैक्स देता 1100 के, तो 220 अरब रुपए देता। चले मान लेते हैं आधा देता, 110 अरब देता। आप यकीन माने ये 3-4 दिनों में आपके पास चारों सूबों के बजट आ जाए, और आप देखिएगा, ये मेरा दावा है आपके पास कि 30 या 40 अरब से ज्यादा का टैक्स इनका नहीं होगा। मेरा बिलवास्ता टैक्स कुल पाकिस्तान का जो FBR कलेक्ट करता है वो 2600-2700 अरब है।
ठीक है जी, सही। और 2600-2700 अरब मैं देखूं, और कहीं मैं देखूं कि सिर्फ चारों सूबों में मिला के मुझे सिर्फ 32 से 40 अरब रुपए आता है ज़राअत की मद में, जो 23% मेरी मईशत का है। तो मुझे तो शर्म आएगी कि आशारिया 0.12%, यानी ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। तो उस नेट को बढ़ाना है, और मैं देखता हूं माशाल्लाह किस में इतनी हिम्मत है कि उस तबके को टैक्स कर जाए, कोई बात भी नहीं सर। करेगा। ये जो ये इकदाम किया गया है कि माहाना इनकम जिनकी 1 लाख रुपए तक है वो कोई टैक्स नहीं देगा, इज इट फाइन? बहुत अच्छा आपने काम किया। आप मुझे एक बात बताएं, एक शख्स जिसकी तनख्वाह लाख रुपए, किराए के घर में रहता है और 2 बच्चे, सिर्फ एक मीडियोकर स्कूल में पढ़ते हैं, मैं बहुत हाई फ्लाई सिस्टम्स में बात नहीं कर रहा, तो 1 लाख रुपए में चलाना घर इतना आसान नहीं है। उसको कम्यूट करना है, उसकी और जरूरियात हैं, उसकी मेडिकल है, खाना, तो वो तो बहुत अच्छा ऐसा इकदाम है ना इसका। और मैं आप और यकीनन कह सकता हूं, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अपनी, यानी जिसकी आमदन 1 करोड़ है उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आगे जाके कहीं प्रॉब्लम आएगा तो आएगा, और अगर आता है और अगर मैं ज्यादा कमाता हूं और अगर मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है तो उसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसमें मसला है? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जैसे ताजिर बिरादरी। अब ताजिर बिरादरी क्या, ताजिर बिरादरी अब आप देखें, अब उनको 3,000 से 10,000 का टैक्स दिया, चले मैं मानता हूं चलो फिक्स टैक्स होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट कम से कम आप कोई रेस्टली, मैं 3,000 नहीं, मैं अगर होता तो मैं कम से कम 30,000 से 1 लाख तक टैक्स रखता इनका, कि यार कम से कम तो कंट्रीब्यूट करो। आप क्या हुकूक की सिर्फ हमने सबने मांगने, क्या जिम्मेदारियां हमारी नहीं है? क्या मुल्क चलाना मेरे और आपके लिए है? तो सर फिर कहीं ना कहीं मसला तो ये है कि बहुत से हमारे तादाद ऐसी है लोगों की जो टैक्स पे कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, जिनको हम टैक्स चोर बोलते हैं। तो हम ये तो कहते हैं कि आप टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, लेकिन जो लोग दे भी सकते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं है, सर ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आप नए टैक्सेस लगाते जाएं। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह बता देता हूँ, ये लोग समझ, मेरा ख्याल है हमारे बहुत समझ का फुकदान है। टैक्स ये साइंस है, ये कोई आर्ट नहीं है। आपकी, मैं क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर चुका हूँ और ये ऑफिशियल पेपर नंबर्स पे मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, 100 के करीब ऐसे कॉरपोरेशन या बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं जो करीब 90% आपका टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी मुझ जैसे आप जैसे जो शोर मचाने वाले हैं ना, उनका हार्डली हिस्सा 10% है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं जो 10% है। हम 90% को अगर फैसिलिटेट करें और उनकी जो मामलात हैं उसको आसानी पैदा कर दें उसमें, तो मामला फहमी के साथ अगर हम करें और उनको अगर फैसिलिटेशन करें तो वो टैक्स देने के लिए तैयार है। हम उनको अगर तंग करेंगे तो वो स्लिपेज देते हैं, बोलते हैं यार मैं नहीं आ रहा टैक्स नेट। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके टैक्स के निज़ाम में आसानियां पैदा करें। जो छोटे ताजर हैं, एम्प्लॉयड तबका, इनके लिए बहुत आसान सा एक कानून बनाए। हाँ, बिलाशुबा आप उनके टैक्स लें इनसे। सर वो क्या कानून होना चाहिए? 3,000 से 10,000 में ये सर वो कानून क्या होना चाहिए छोटे ताजिरों के लिए? ये बहुत आसान होता है कि एक छोटा सा कानून बनाए कि आपकी इनकम की डेफिनेशन ये है, आपको ये अखराजात अवेलेबल होंगे, आपका इस किस्म का रिटर्न होगा, आपका ये वेल्थ रिटर्न होगा, और अगर इन केस आपका मामला आया तो इतनी अपील यहाँ पर आप करेंगे, आपका टर्नओवर यहाँ तक होगा तो ये कानून अप्लाई करेगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो मेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई करेगा। सही। और उस किस्म की चीजें होनी चाहिए। अपील यहाँ पर होगी, आपका मेन केस का डिस्पोजल यहाँ पर होगा, आपके रिटर्न की ये फॉर्मेट है। अगर 1 साल तक आपको नोटिस नहीं मिला और आपका रिटर्न फाइनल हो गया तो फाइनल समझा जाएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं। इस किस्म की चीजें होती हैं। रिकॉर्ड बहुत लिमिटेड रखें इनका। सर टैक्स वसूलियों का हदफ जो 7,000 अरब रुपए रखा गया है, आपको लगता है ये ज्यादा होता तो अचीव हो सकता था, या ये भी आपको लगता है मुश्किल से ये पूरा करेंगे? देखिए, मैं आपको, मेरा अंदाजा ये है, अगर आपको सही मानों में टैक्स की मद में अगर आप देखेंगे ना, हाँ। तो 2 तरीके, एक तो मेरा है कि मैं अपनी रेवेन्यू में इजाफा करूं, हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं अपने अखराजात में कमी करूं। अब ये लोग जो जिस तरीके से बातें करते हैं, मैं देखिए सिंबॉलिक जरूर है कि गवर्नमेंट के खर्चों में कम करें, ये बिल्कुल होने चाहिए, आप बिल्कुल सही बात है, बट सिंबॉलिक है। सबसे बड़ा खर्चा हमारा है जो इंटरेस्ट पेमेंट है।
हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। जमाना होता था, हम करते थे कि जी सबसे बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट है से 1500 अरब, नीचे आता था मैं कहता था डिफेंस है इससे 1000 अरब। तो फर्क था आपका 1000 और 1500 का। देखेंगे ना, हमने एक कल पब्लिकेशन की है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, उसमें मैं आपके प्रोड्यूसर साहब को मैं भेज देता हूँ, आपको दे देंगे। हमने एक पूरी रिसर्च की है इस पे कि अगर फर्ज करें पाकिस्तान में अगर जो गंदम है इसकी प्रोडक्शन है क्या कहते हैं 1.14 टन पर एकड़, इंडिया में वही प्रोडक्शन है 4.4 और इंटरनेशनल एवरेज है। मैं आपको सिर्फ एक गंदम की मिसाल देता हूँ, सही, इंटरनेशनल एवरेज है 4.64 टन पर एकड़। अगर मैं 1.14 से डबल कर दूं, डबल भी ना करूं और 2 कर दूं, तो आपको पता है आपका सरप्लस एक्सपोर्ट है। आप 3 मिलियन टन अगर गंदम मंगाते हैं 3 या 4 अरब डॉलर की, और अगर आप फर्ज करें 12 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है, वेरी ट्रू। और इस तरीके से शुगर केन है, शुगर केन की अगर मैं कैपेसिटी बढ़ा दूं और अगर शुगर केन से मैं शुगर राउंड द ईयर में बनाऊं, तो मैं तो यहाँ चाइना खड़ा हुआ है मेरे से, जितना मैं एक्सपोर्ट करना चाहूं मैं कर सकता हूँ। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर टैक्स उमूर इशफाक तोला साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डार साहब, आप लोग सुबह से तनकीद तो कर रहे हैं, बजट पेश हुआ, आप लोग तनकीद कर रहे हैं इस हुकूमत पर, लेकिन आप लोग तो ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। आप कोई तो एक चीज़ होगी जिसकी आपको भी समझ आती हो कि वाकई इस हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है किसी एक सेक्टर में। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि किन किन सेक्टर में रिलीफ मिला है, लेकिन आपके पास कुछ बताने को है? देखें शाजिया, ना ही हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते हैं और ना ही इस इम्पोर्टेड असेंबली को मानते हैं। देखें, मैं तो बाद में बजट में आऊँगा। आपकी माशाल्लाह बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है इस्लामाबाद में 92 न्यूज़ की, बिजली नहीं है, लिफ्ट ही नहीं चल रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं आया हूँ। तो 4 साल से मैं 92 न्यूज़ इधर आ रहा हूँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तानी हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल तो मैं ये पहले उठाता हूँ ना शाजिया कि हमारे दौर में तो बिजली गई नहीं, ये कर क्या रहे हैं इस मुल्क के तो साथ? पिछले 2 महीनों इस्लामाबाद में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पिछले 2 महीनों में बिजली खा गई, क्या किया? नलायक हैं शाजिया, ये नलायक हैं, ये डिसीजन ही नहीं ले सकते, ना ही इनके पास पावर है। अख्तियारात जिनके पास हैं आप सब जानते हैं। जब आपकी कैबिनेट की मीटिंग्स लंदन में होंगी, एक अब्सकॉन्डर, एक इश्तिहारी उन मीटिंग्स को हेड कर रहा होगा, तो मुल्क का यही हाल होना है। बजट देखें ना, तारीख का सबसे बड़ा हसारा 4800 अरब रुपए का बुक किया इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4800 अरब। और टैक्स रेवेन्यू की मैं बात करना चाहूँगा। देखें, आप भी माशाल्लाह घर चलाती होंगी, आप भी एक फैमिली से बिलोंग करती हैं। जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी, आपके अखराजात नीचे नहीं आएंगे, तो पीटीआई ने क्या किया? हमने इनका जो 3800 के करीब छोड़ के गए थे, 6100 अरब पे पिछले साल छोड़ा। 1400 अरब का पाकिस्तानियों इमरान खान ने रेवेन्यू में इजाफा किया 1 साल में, पिछले साल। और इन्होंने क्या टारगेट रखा है? 7000 अरब का। 900 अरब जो इमरान खान ने पिछले साल 1400 की एक पिच सेट की थी, उसे भी नीचे ले आए हैं। शौकत तरीन साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने अगले साल का 22-23 का जो हदफ रखा था शाजिया, 7500 से 8000 अरब का था। जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी, ये हसारे नीचे नहीं आएंगे, मुल्क में खुशहाली नहीं होगी। दूसरा झूठ जो ये बोल रहे हैं, जीडीपी का बोल रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी भी 6% आपका सिटिंग गवर्नर स्टेट बैंक, जो इनका हैंड पिक आदमी है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की लास्ट ईयर की 6% थी और उससे पिछले साल हमारी 5.6% थी। अभी इन्होंने 5 कर दिया खुद ही। ये 3% भी नहीं होगी, मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखना है आपने। ये 3% इसलिए नहीं होगी जब आपकी आज इन्फ्लेशन पिछले 2 माह में 25% से ऊपर चली गई है। में जीडीपी की शरह 6, आपने इक्तिसादी सर्वे देखा है? इक्तिसादी सर्वे में जीडीपी की शरह 6% रिकॉर्ड की गई है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो उसका टारगेट क्या रखा था? 4.8% टारगेट रखा था, टारगेट से तो ज्यादा अचीव किया। लेकिन हमने तो उस पर काम भी किया ना, 4.8 रखा। इनकी सूरत हाल ये है, ये जो 5 भी सिर्फ एक मुंह छुपाने के लिए
5% ये बात कर रहे हैं, जब आपका आज इंटरेस्ट रेट देखे ना कहाँ चला गया, 20 से 22%, ग्रोथ होगी कहाँ? हर चीज़ का तो इन्होंने गला दबा दिया है। अब फर्टिलाइज़र के ऊपर 2% जो ड्यूटी थी 10% कर दी है। एक तरफ कहते हैं जी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर उठाना है, उसी सेक्टर का ये गला दबा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में शाजिया एक इंक्लूसिव ग्रोथ थी। आपका सर्विस सेक्टर ऊपर जा रहा था, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर जा रहा था, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर जा रहा था। 2018 में जब आप लोगों ने हुकूमत संभाली, और दूसरा मैं 2018 में जब आप लोगों ने हुकूमत संभाली, डॉलर कितने का था? कुछ याद है कितने का था? डॉलर तो मुझे याद है, लेकिन आप देखें कि आपके ही प्रोग्राम में बैठकर ये जीडीपी का ही राग लापते थे ना, किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की का इंहिसार उसकी जीडीपी पे डॉलर कितने का था? आप मुआशियत के शागिद, अच्छा चले डॉलर हमने मैं सुन लेना, मैं वही बोल लेना, हमने अगर 3.5 साल में डॉलर 50 रुपए बढ़ाया है ना, तो इन्होंने तो 2 महीने में 24 रुपए बढ़ा दिया है, 2 माह में 24 रुपए। देखें अगर इसी रेशो से जाएंगे ना तो 2023 में 350 रुपए का पाकिस्तानी और डॉलर छोड़ के जाएगी ये रेमिटेंसेस। वो कहते हैं आप लोग छोड़ के नहीं गए, पैसा आप लोग छोड़ के नहीं गए थे। बात करनी है रेमिटेंस। इस नलायक और चोर हुकूमत का आलम यह है कि मई में आपकी 2.7 बिलियन रेमिटेंस गिर गई है, आपकी रेमिटेंस नीचे आ गई है मई में। पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल दिया है। पहले इन्होंने उनके वोट पे डाका मारा है, उनके वोट का हक छीना है इन्होंने। 2.7 अरब रुपए में आपकी फॉरेन रेमिटेंस नीचे आ गई है। ये 23.7 बिलियन डॉलर थी जब 2018 में हम आए थे, 31.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ा मार्च में हमने। अब देखें इमरान खान की क्या क्या बात करना चाहती हैं आप। 24 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट थी जो 32 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गया है। शाजिया, मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं, इनका नलायक पेट्रोलियम का जो वजीर है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहता है जी खजाने में पाकिस्तानियों जहर खाने के पैसे नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इसी खजाने से मेरा लीडर इमरान खान 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहा था, मुफ्त इलाज करवा रहा था पाकिस्तानियों का। 250 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चल रहा था, 150 अरब का नौजवानों का प्रोग्राम कामयाब जवान चल रहा था, 200-250 अरब के गरीबों को शाजिया हमने घर दिए। इसी खजाने से सारी मुआशी तरक्की की है जो मैं कह रहा हूँ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आसमान को छू रही थी, तबाह करके रख दिए ना। आज मेरी बजाय ना, आज शाजिया मेरी बजाय आप एप्टमा के किसी बंदे को लेते, टेक्सटाइल सेक्टर के किसी बंदे को लेते, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बंदे को लेते, वो आपको बताते तबाही कर दी है इन्होंने, तबाही करके रख दी है इस मुल्क की मुआशत की। वो कहते हैं सिर्फ ये है पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपए कर्जा आप उनके सर पे चढ़ा के चले गए हैं। 4 सालों में जितना कर्जा आपने लिया, वो कहते हैं 71 सालों में हुकूमतें आई गई, किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। आप लोगों ने तो रिकॉर्ड बनाया है, 4 सालों में 20,000 अरब कर्जा लिया है आप लोगों ने। देखें आप, अभी ये फिर टेक्निकल गुफ्तगू की तरफ हम चले जाएंगे। अगर कर्जा पूरी दुनिया में हमेशा आपकी जीडीपी ग्रोथ के साथ देखा जाता है ना, अगर आपकी मुआशत का हुजम बड़ा होता जा रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कर्जा आ भी रहा है तो वो मैटर नहीं करता है। अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी देखें, कितनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी, उधर अगर 1000 ट्रिलियन का भी कर्जा है तो वो मैटर नहीं करता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने इस मुआशत को बड़ा किया है, जीडीपी को बढ़ाया है, इकोनॉमी ग्रो की है मुल्क में। कर्जे तो दूसरी तरफ जो नजर आ रहे हैं, मुआशत किसी को नजर नहीं आ रही है। सवाल हम सिर्फ ये उठाते हैं शाजिया, आप भी एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैं, आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, आप भी इस मुल्क की शहरी हैं। सवाल यह है कि जब इतनी जबरदस्त इकोनॉमी इमरान खान और उसकी इकोनॉमिक टीम चला रही थी, तो फिर उसे हटाया क्यों गया? क्यों ये बदतरीन आलमी साजिश की गई? क्यों इस मुल्क के साथ दुश्मनी की गई? ये कौमी मुजरम है शाजिया। ये जितने लोग, जितने चेहरे आपको पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, ये सारे कौमी मुजरम हैं। इन लोगों ने इजराइल, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर जो साजिश की इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क को कमजोर करने के लिए, वो आपके सामने है सबके। लेकिन ये बकौल आप लोगों की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, यही लोग सिस्टम चला रहे हैं, यही पॉलिसीज बना रहे हैं, और आप लोगों को भी इनकी पॉलिसीज के तहत ही चलना है। आपने भी 210 रुपए लीटर पेट्रोल जो है ना वो दिलवाना है। आपने भी इस महंगाई के मुताबिक मानना तो आप लोगों को अल्टीमेटली पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। आप तैयारी पकड़ें, आपने अगर गाड़ी रखी है ना तो अगले हफ्ते मजीद 40 रुपए पेट्रोल बढ़ने जा रहा है, तो आप तैयारी रखें। तो आप क्या कर रहे हैं? गाड़ियां बेच के क्या ले रहे हैं? बाइक्स ले लें, स्कूटर ले लें, साइकिलें ले लें।
गरीब की कमर तोड़ के रख दी है इन्होंने। मैं तो पहले मेरी बात सुने कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। नवाज साहिबा भी होती थी कोई, आप लोगों के दौर में जब पेट्रोल बढ़ता था ना, आप लोग हमें किस्से सुनाते थे इस रीजन के कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पेट्रोल की प्राइसेस कम है वो पाकिस्तान में। आप कहते थे पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये हुकूमत भी वही यूजर पेश कर रही है, तो डिफरेंस क्या है? फर्क तो कुछ नहीं है। देखिए शाजिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में अगर पूरे 3.5 साल में 40 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ा है, तो इन्होंने एक हफ्ते में पाकिस्तानियों 60 रुपए का बम मारा है। 60 रुपए का। शाजिया, कहाँ है इनकी लीडरशिप जो आटा दाल चीनी चोर, आटा चोर, दवाई चोर की बातें करते थे, और ये जो इंटरनेशनल इंपोर्टेड चोर इस मुल्क में मुसल्लत कर दिए गए हैं, अब कौन आवाज उठाएगा? कहाँ है वो सहाफ़ी? मैं पूछता हूँ जो एक घंटा टॉक शो करते थे इमरान खान के 2 रुपए पेट्रोल बढ़ाने पे। पाकिस्तानियों 50 पैसे चीनी बढ़ती थी तो मुल्क में तूफान आ जाता था। आज इन चोरों डाकुओं ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डार साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।